मेरे हाथ में मेरा फोन है और फोन में अमित शाह की वो स्पीच के कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं। नेहरू की उस चिट्ठी का जिक्र है जो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखी। अमित शाह की स्पीच आज जो लोकसभा में उन्होंने दी वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। चर्चा कई मायनों में है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा हुई और जब इस पर चर्चा हुई तो जब नेहरू का नाम आया तो कांग्रेस खेमे के जो सांसद थे वो भड़क उठे। अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी इसलिए भी होने लगी क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि पीओके के लिए नेहरू जिम्मेदार थे। अगर 3 दिन सीज फायर और नहीं होता तो आज पीओके हमारा होता। चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्पीच है जो अमित शाह ने बोला उसमें सच कितना है, झूठ कितना है, अगर है तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों हंगामा हो रहा है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह अभिषेक पांडे जी। अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है अमित शाह का जो बयान है, जो स्पीच है, क्योंकि बहुत ज्यादा हंगामा है सदन के अंदर से लेकर के भीतर बाहर तक। देखिए, आज का जब अमित शाह जी का मैं सुन रहा था लोकसभा में जब बोल रहे थे तो मुझे वो 2019 वाला उनका 370 पे भी उनका वो रूप मेरे सामने आ गया जब उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लिए हम जान भी दे सकते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो अमित शाह देखिए जिस अंदाज में वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस अंदाज में वो बोलते हैं, आज की भाषण को अगर कहा जाए तो उन्होंने अपनी एक लाइन दे दी है कि बीजेपी की ये लाइन है और इस पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर समस्या के लिए आज देखिए खुले तौर पर कह दिया गया कि नेहरू जी ही जिम्मेवार हैं, उस समय की पॉलिसीज जिम्मेवार हैं। और उन्होंने एक चिट्ठी का भी जिक्र किया है कि उस समय की स्थितियां जो बता रही हैं। तो बीजेपी को एक लाइन मिल गई है और बीजेपी को इसी तरीके की राजनीति के लिए जाना जाता है और लोग इसीलिए बीजेपी को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 370 खत्म कर ही नहीं सकती थी, ये तो केवल हम कर सकते थे। चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मामला हो, या फिर अब ये पुनर्गठन की बात किया, ऐसे मुद्दों पर लोग सोचते हैं दूसरी पार्टियां कि हाथ जल सकते हैं। नहीं अभिषेक भाई, लेकिन बीजेपी नहीं इस पे सोचती। बात ये भी है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना स्मार्टली गेम करती है। सदन के भीतर आपने एक क्लू दिया, एक कुछ मिनट की वो स्पीच है। अब उस स्पीच का जो नैरेटिव बनेगा बाहर तक, जो सदन के बाहर जिसकी बात होगी, वो मुझे लग रहा है ये महीनों तक इस पर चर्चा होगी, बात होगी, धीरे धीरे इसको घसीटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता घसीटेंगे। इसमें पता है, बीजेपी को पता है कि इस पर कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। और जबकि उन्होंने नेहरू जी की वो चिट्ठी कोट की है, उसके बावजूद जब सदन में नारेबाजी हो रही है, इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जो उसकी अपनी खुद की जो पिच है, जो राष्ट्रवाद से रली हुई है, जो धर्म का एंगल है, वो लेके आ रही, खींच के ला रही कि आप बाहर कैसे जाएंगे, आप कैसे ओबीसी की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी की, वही मैंने कहा बीजेपी का ये प्ले ग्राउंड है। कांग्रेस तो गलती से उनको समझना चाहिए ये चीज। आप देखिए कि अगर आज ये सब हंगामा नहीं होता तो वो आते, पुनर्गठन बिल पढ़ते, कुछ बातें बताते, चले आते। लेकिन आपने जो उनको मौका दिया, उन्होंने गिना दिया, देखिए नेहरू जी की चिट्ठी है, बीच में वहां अधीर रंजन चौधरी कूद रहे हैं। हाँ, उनको उन्होंने कहा कि अरे अधीर बाबू आप लिखा लिखा पढ़ते हैं, मेरी बात सुनिए। तो ये बीजेपी की पिच है। कांग्रेस को पता नहीं उनके स्ट्रेटेजिस्ट कैसे हैं, उनको ये नहीं बता पा रहे हैं। आप ये बताइए, अगर कश्मीर की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें, तो कौन नहीं पसंद करेगा इस देश में? कौन इस पे ऑब्जेक्शन करेगा? अगर पीओके में वहां के लोगों को लाभ देने की बात कही जा रही है, उनको पुनर्स्थापित करने की बात कही जा रही है, ठीक बात। तो इसमें कांग्रेस को एक ऐसी लाइन, सधी हुई लाइन लेनी चाहिए कि उसके हाथ ना जले। इन्होंने अपने आप को पूरा जला लिया इसमें आज। और देखिए अमित शाह का एक जो सबसे बड़ा जो स्पीच का आप तरीका देखिए, मैं तो सुन रहा था पूरी स्पीच में, वहां बैठ के देख रहा था अभी, तो उन्होंने देखिए 47 से शुरू किया, कबायली हमले से लेकर के, और फिर उसके बाद 65 होते हुए 71 तक वो पहुंचे, और बड़ा स्ट्रेटेजिक वे में उन्होंने चीजों को, और वहां तक वो नेहरू को, फिर आखिर में वो नेहरू को घसीट ही लाए
कि अगर नेहरू यूएन नहीं ले गए होते मामला तो ये आज पीओके हमारा होता। और उन्होंने पूरा टाइमलाइन एक दिया, क्रोनोलॉजी उसकी समझाई कि भाई 3 दिन उस समय अगर और सीज फायर नहीं हुआ होता तो आज ये समझते नक्शा दूसरा होता, कश्मीर का सही बात है, दूसरा नक्शा होता। और उन्होंने पूरा बताया कि यूएन में ले जाना सबसे बड़ी गलती थी इस बात की। तो देखिए बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो लाइन लगातार लेके चली है पार्टी, उसी को अमित शाह कुछ ज्यादा तेजी से आगे लेके जा रहे हैं। इसके रिजल्ट्स बीजेपी के पक्ष में आए हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। नेशनलिज्म वाली जो पॉलिटिक्स है और इस मुद्दे पर कश्मीर के इशू पर हर कोई सुनना चाहता है, बात करना चाहता है और उसी बात को बीजेपी टच कर रही है। कांग्रेस को ये अभी समझना होगा कि कश्मीर के मुद्दे पर देखिए ये कहना बहुत जल्दीबाजी लोगों के लिए होगा कि नेहरू जी की ही गलती थी। हर परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए आते हैं। आज जो बीजेपी कर रही है इसका आकलन कुछ सालों बाद आने वाला वक्त करेगा। इतिहास में जो होता है उसका आकलन हम आज करते हैं, तो उस समय के हिसाब से शायद सबसे बेहतर वही रहा होगा। तो अच्छा, आकलन से याद आया, आप देखिए अब कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क कितना है। कांग्रेस अभी तक इस बात का विश्लेषण नहीं कर पाई कि हारे कहां, चूक कहां हुई, और भारतीय जनता पार्टी 4 कदम आगे चल के 24 का गेम खेल दिया। पीओके में कह रहे हैं कि हम 24 सीटें हमने प्रस्तावित कर दी कि ये जो है हमारी 24 सीटें पीओके में होंगी, जब हमारे पास आएगा तो हम 24 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये चुनावी एजेंडा बनेगा प्रशांत जी, आप देखिएगा ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा। ये पीओके का 24 वर्सेस 2024 वाला नैरेटिव तो नहीं है क्या? 2024 के लिए ये 24 है। और आप देखिए कि अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लोग अभी उसी के आकलन में फंसे हैं। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा ही नहीं कर पा रही है। अभी बीजेपी की लाइन देखिए कितनी आगे तक है, उन्होंने अपनी लाइन तय कर रखी है। उन्होंने एक लाइन दे दी है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा और कश्मीर का जो मुद्दा होगा वहां पर हम क्या कहेंगे, हम पीओके की बात करेंगे, पीओके को लेकर के हम लोगों को समझाएंगे। हाँ। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें सफल दिख रही है। कांग्रेस को ये समझना होगा कि उनकी जो लाइन ऑफ पॉलिटिक्स थी उससे वो भटक चुके हैं और कोalition पॉलिटिक्स जिस तरीके की वो लेके चल रहे हैं उसमें भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी खामियां हैं, उसको अगर सुधारेंगे तो फायदा होगा। और मुझे लगता है कि अपने लोगों को या फिर कांग्रेस आवाम तक जो उसकी भावना है उसको सही तरीके से डाउनलोड नहीं कर पा रही, पहुंचा नहीं पा रही है। और ये भी बात है चूंकि परिसीमन का आज जो पुनर्गठन परिसीमन का जो प्रस्ताव था वो लोकसभा में रख दिया गया और अमित शाह जी ने उसके बारे में सारी माइन्यूट जानकारी भी दी। हालांकि वो बात और है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर के भी बड़ी दिक्कतें थी। वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, जो लोकल लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो लोग लगातार कोर्ट तक पहुंचे थे। उसके बाद कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ उसमें, उसके बावजूद आज ये चीजें हुई। समझना होगा कि जब 2024 का चुनाव होगा तो फिर इस वाले जो नैरेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी का ये नैरेटिव है पीओके का, कश्मीर का, नेहरू का, फिर अगर इधर आप उत्तर प्रदेश आ जाएंगे तो काशी का है, मथुरा का है और उसमें अयोध्या का मंदिर है अभी 22 जनवरी को। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस कहां दिख रही है, इंडिया अलायंस कहां दिख रहा है, पता नहीं है। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अमित शाह जी ने लोकसभा से, सदन के भीतर से 24 का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का फिक्स कर दिया है, साफ कर दिया है क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो, हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये डिस्कशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।